अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि एक स्फेरिकल सेल है और इस पे जो है चार्ज, इस पे चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1/4 पार्ट पे, इस स्फेरिकल सेल के 1/4 पार्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पूछें कितना लग रहा होगा, F। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर 1/4 पार्ट है, इसको यहाँ पे हम प्लेस कर दिए ले आके, तो हमें कोई ये सब पे यूनिफॉर्म चार्ज है, समझो बात को ध्यान से, सब पे यूनिफॉर्म चार्ज, एक 1/3 स्फीयर है और एक 1/4 स्फीयर का पार्ट है, और जो स्फीयर 2/3 है और 1/4 ले आकर के उसी सेम रेडियस का है, उस पे प्लेस कर दिया जाए, रेडियस इज R। ये बेटा समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। देखो जैसे क्या है कि ध्यान से देखो, जैसे 1/3 स्क्वायर, ये 1/3 है। 1/3 का मतलब चलो हम पहले ऐसे दिखा, ये स्फीयर है, इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो है, ये पार्ट है स्फीयर का 2/3 है, और ये जो इसका हम दिखा रहे हैं व्हाइट से, वो 1/4 सेम रेडियस का यहाँ पे लाके पार्ट अटैच कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ, इस पे भी सिग्मा दिया हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा क्या होगा कि ये जो है, जो 1/4 पार्ट हम लिया अटैच कर रहे हैं, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये दूर जाना चाहेगा। सर आपने ओरिजिनल सर्कल लिया, उसके ऊपर एक 1/4 डाला। हाँ 1/4 का था, 1/4 का था, 2/3 का एक स्फीयर था, 1/4 पार्ट स्फीयर का, 1/4 पार्ट हम इसका साइड व्यू दिखा रहे हैं, 1/4 पार्ट नहीं है, 1/4 पार्ट लिया के इस पे अटैच कर दिया, सेम चार्ज डेंसिटी है। अंगद समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो इसको अटैच किया, तो ये रिपल कर रहा होगा और ये इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा होगा, दोनों दूर जाना चाहेंगे ना। यस सर। अब इसको हमें अगर टच में रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, टच में रखना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा अपोजिट दोनों डायरेक्शन में, दोनों पे, तो ये टच में रहेगा। अब अगर हम पूछे कि एफ एक्सटर्नल की मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्सटर्नल ज्यादा रहेगा तो तब भी टच रहेगा, मिनिमम वैल्यू एफ एक्सटर्नल सच दैट इट विल रिमेन इन रेस्ट, मतलब ये टच में रहे। तो फाइंड एफ मिनिमम कितना होगा? कितना होगा? ध्यान दो, प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया था कि अगर मान लो एक स्फेरिकल सेल है और इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगर ये दो हेमिस्फेरिकल सेल है, इनका रेडियस है R, तो ये भी दूर जाना चाहेगा, ये भी दूर जाना चाहेगा, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कि ये कांटेक्ट में रहे, एफ एक्सटर्नल हमें लगाना पड़ेगा। और ये एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आई थी? सर पाई सिग्मा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, ये आया था फोर्स, ये आया था ना बेटा? यस सर। इसमें पाई आर स्क्वायर क्या लिख दिया था, ये ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर क्या लिख दिया था, ये एरिया लिख दिया था।
प्रेशर बेसिकली क्या था कि इस पे प्रेशर जो लिखा था, प्रेशर किसी पॉइंट पे लिखा था, अगर यहाँ पे एक पार्ट हटा दें तो ये आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर ds से मल्टीप्लाई कर देंगे ds एरिया से, तो df हो जाएगा p इंटू ds, और यहाँ पे p इंटू ds इधर होगा, p इंटू ds इधर होगा, p इंटू ds इधर होगा। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो होगा ऐड होगा। तो इस पूरे हेमिस्फीयर का जो ये 2 पाई आर स्क्वायर एरिया था, इसका एरिया वर्टिकल लाइन में प्रोजेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स हमने लिख दिया इस डायरेक्शन में, फोर्स दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू पी, और ये हो गया था पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हमें अपोजिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी फोर्स से दोनों रिपल कर जाएंगे। उतना ही फोर्स मिनिमम लगाएंगे तो ये टच में रहेंगे, उससे ज्यादा लगाएंगे तब भी प्रेशर रहेगा कुछ यहाँ पे, उससे ज्यादा लगाएंगे तब भी टच में रहेंगे। समझ में आ रही बात सबको? यस अंगद, तानवी, बोलो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ ऊपर वाला पार्ट जो हमने पूछा है, So एक और divide by 2 जिससे वो so pi sigma square r square by 4 epsilon naught. 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। या इसका प्रोजेक्शन देखो, ध्यान से देखो, या इसका प्रोजेक्शन ये एरिया होगा ना स्फीयर का, क्योंकि Yes. इस पे ds इधर लग रहा होगा, इस पे ds इधर लग रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा, इस पे इस डायरेक्शन लग रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा, इस पे इधर। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, नेट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो इस पार्ट का एरिया का प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ये जो हम शेडेड पार्ट दिखा रहे हैं बेटा, ये जो शेडेड पार्ट दिखा रहे हैं यही होगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये आर आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो इसका ये डायमीटर कितना हो जाएगा बताओ? √2 r root 2. √2r हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा सबको? Yes, sir. √2r हो जाएगा। अब इसका अगर हम रेडियस लिखें r डैश, तो r डैश हो जाएगा d/2 r अपॉन √2। अब r अपॉन √2, अब इस पे हम फोर्स लिख दें F, वही F एक्सटर्नल के बराबर होगा। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई, पाई इंटू स्मॉल r डैश स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 2। देखो वही आ गया ना बेटा तानवी, Yes, sir. वही आ गया ना, 1/4 हो गया, या हाफ का हम कह सकते थे 1/4 हो गया। ऐसे थीटा पे रहेगा तो थीटा के टर्म में लिख देंगे, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो जितना पार्ट होगा हाफ रहता, तो पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 रहा, 1/4 कैसे आया ये भी हम तुम्हें बता दिए ना। Yes, कहीं पे भी एक पार्ट पे लिखना है, अभी ऐसा पूछा नहीं गया, जब आ जाता है तब फिर सब डिस्कस करने लग जाते। कहीं पे भी अगर आ गया कि 1, यहाँ पे थीटा एंगल दे दिया, कुछ नहीं करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और आपको दे दिया जाए यहाँ पे कि ये जो पार्ट है स्फीयर का ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल, और ये पार्ट यहाँ से सेपरेटेड है स्फीयर का, तो कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए उतना ही इधर भी लगाना पड़ेगा बेटा। जो ये पार्ट इस पे लगाएगा, ध्यान देना, जो ये पार्ट इस पे लगाएगा वही ये इस पे लगाएगा, तो ये एक्सटर्नल भी हमें उतना ही लगाना पड़ेगा ना, मिनिमम फोर्स, सो दैट इट विल रिमेन इन कांटेक्ट। तो थीटा हो जाएगा, तो ध्यान देना, तो इसका एरिया जो लिखेंगे तो ये बेसिकली रेडियस हो जाएगा, और ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये हो गया
ये कैपिटल आर है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये तुम्हें आर डैश लिखना है, तो थीटा बाई 2 आर डैश लिख लोगे कि नहीं? Yes. आर डैश बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, आर डैश इज आर साइन थीटा बाई 2। समझ में आया बेटा? तो जब फोर्स लिखोगे तो पाई आर डैश स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया? जब ये थीटा पाई बाई 4 हो जाएगा, तो सॉरी पाई बाई 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. थीटा जब होगा 180 डिग्री, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 हो जाएगा, तो पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया। समझ में आया? अब इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा गया ना पूछा जाएगा, सब कुछ बता सकते हैं। क्या होगा, किसी एंगल पे पूछा जाए तो उसका भी हमने रिजल्ट डिराइव कर दिया। समझ में आया बेटा? अंगद, तानवी, Yes, sir. गुड। बस सिंपल सी बात, क्या कुछ नहीं, सब आसान है। प्रेशर किसी पॉइंट पे प्रेशर जो रहेगा प्रेशर वही रहेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्यू चार्ज दिया, रेडियस दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external electric field, in an external electric field। वो पहला, अगर हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पूछा जा रहा है इसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर दिया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई प्लेस कर दिया गया, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे -q और ये है +q, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ऐसे प्लेस्ड है तो देखो बेटा इस पे फोर्स क्या लगेगा, +q पे क्या लगेगा, +q पे क्या लगेगा, बोलो। Sir, EQ. हाँ, QE लगेगा ना बेटा, QE इधर लगेगा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes. और इधर माइनस चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन इधर हो गया। या -QE वेक्टर लिख दें, E वेक्टर इधर है तो -E वेक्टर अपोजिट हो गया, या मैग्नीट्यूड लिखें तो QE लिख दें, और F का डायरेक्शन हम कहेंगे लेफ्टवर्ड, और यहाँ पे हम कहें F इज इक्वल टू QE, इसका डायरेक्शन राइटवर्ड। समझ में आया सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको हम स्लाइटली मीन पोजीशन से इसके सेंटर से रोटेट कर दें, जरा देखना ध्यान से, इसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, मीन पोजीशन से डाइपोल को डिस्प्लेस कर दें, हमने इधर वेलोसिटी दे दी, इसको रोटेट कर दिया, तो क्या हो रहा है, इस डाइपोल पे QE इधर लग रहा है, QE, और इस पे लग रहा है QE नेगेटिव चार्ज है, -QE लेफ्टवर्ड लग रहा है ना बेटा। अगर हम वेक्टर टर्म लिखे तो -QE वेक्टर लिखेंगे, इसको +QE वेक्टर लिखेंगे। अब क्या होगा कि जैसे डिस्प्लेस किया, मूव किया, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली नेट फोर्स अभी डाइपोल पे कितना है, अंगद बोलो बेटा, तानवी, Net So force net 0. force. So 0. हाँ नेट फोर्स 0 है, वेरी गुड।
देखो नेट फोर्स का मतलब हो गया कि इस पे फोर्स लग रहा है क्यू ई इधर, क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज है। क्यू ई मैग्नीट्यूड का है तो हम कहेंगे डायरेक्शन दिखाएंगे लेफ्ट वर्ड। इस पे हम कहेंगे क्यू ई लग रहा है तो इसका डायरेक्शन दिखाएंगे तो हम कहेंगे राइट वर्ड। ये समझ में आई बात बेटा? Yes, तो sir. नेट फोर्स क्या हो गया? 0, क्योंकि इस पे क्यू ई लग रहा है लेफ्ट वर्ड, इस पे लग रहा है राइट वर्ड। तो नेट फोर्स एफ नेट कहें तो क्यू ई राइट वर्ड, अगर राइट वर्ड को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम निगेटिव लिखेंगे, माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। या वेक्टर टर्म में लिखें एफ नेट, ध्यान देना, तो क्यू ई वेक्टर प्लस ऑफ क्यू माइनस ई वेक्टर। माइनस ई वेक्टर, क्यों माइनस ई वेक्टर लिख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, तो माइनस सी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तब भी 0 वेक्टर आया ना बेटा। तो नेट फोर्स 0 आया, लेकिन ये रोटेट करने की इसकी टेंडेंसी है, ये दिख रहा है कि नहीं सेंटर पॉइंट के अबाउट? Yes. ये हमने डिस्प्लेस किया, लेकिन इस पे रोटेट करने की टेंडेंसी ऐसे है क्लॉकवाइज। हमने स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया, लेकिन ये जाए कहीं रुक जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हमने एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया, लेकिन कहीं रुक जाएगा फिर वापस आएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा उस समय इसकी कुछ जब रुक जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये रोटेट करेगा। हमने ऐसे इसको डिस्प्लेस कर दिया, जाके कहीं रुक गया, ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो थीटा ज्यादा होगा, रुक गया फिर वापस आएगा। जब वापस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और उसके कारण ये आगे जाएगा, जैसे डाउनवर्ड जाएगा। ध्यान देना जरा, समझ में आ रही बात सबको? Yes. यही बात जब ये थोड़ा डाउनवर्ड जाएगा, देखना ध्यान से, ये हो गया Q, ये हो गया माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म राइटवर्ड है। तो अब जैसे ही ये मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे जैसे ही आया, इस समय इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रही थी, इसके कारण ये राइटवर्ड गया। अब इस पे क्यू इधर लग रहा है और इस पे क्यू इधर लग रहा है। क्यों इस डायरेक्शन लग रहा है? क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन दिखाएं क्यू ई लिख करके, या हम कहते हैं माइनस क्यू ई वेक्टर, इसको कहते हैं क्यू ई वेक्टर प्लस। नेट फोर्स अभी भी 0 है, लेकिन अब फिर जाके रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, इन्हीं के बीच ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। समझ पा रहे हो बात को? ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा कि नहीं अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए? तन्वी, अंगद, अंजलि, समझ में आ रही बात बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ऐसे से ऑसिलेट करने लगेगा। तो जब भी देखो ध्यान से, तो इसको हम कहेंगे कि इसको हम ऑसिलेशन बता सकते हैं। इस पे बेसिकली ऑसिलेट कौन करा रहा है? फोर्स तो नेट 0 है, लेकिन इस पे टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क। Torque. टॉर्क कैसे लिखते हैं? टॉर्क कैसे लिखते हो? F cross R. आर क्रॉस है, ये 11th का पार्ट है, ध्यान से देखो। अगर कहीं पे भी ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा है और इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट के अबाउट लिखना है वो के अबाउट लिखना है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है आर वेक्टर। तो ये एंगल हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लिखना हमने बताया बेटा कि नहीं? ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर ये है, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा। तो अगर हम कह दें एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर? क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर क्या होगा? Theta. थीटा। क्या होता है जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल लिखना हो तो उनके टेल्स को कोइंसाइड कर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, find angle between two vector always coincide tails of two vector, then minimum angle between them
will be angle between two vector. बेटा मालूम नहीं रहता तो गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ये पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। तानवी ये बताओ, ये एक वेक्टर ए है, अंगद ये एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है 30 डिग्री। अब हम आपसे पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर कितना होगा, क्या कहोगे? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर So 150 degree. 150. वेरी गुड। अब इसी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी को बी वेक्टर बेसिकली, या तो ए वेक्टर को हम यहाँ पे ऐसे कह दें कि ए वेक्टर अपनी जगह पे है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका जो मैग्नीट्यूड है जो डायरेक्शन है वही हम आगे बढ़ाते हैं, इनके टेल कोइंसाइड करके। अब इनके बीच का एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो जो दोनों के बीच का मिनिमम एंगल होगा, ये 30 था तो ये हो गया 180 माइनस 30, ये हो गया 150 डिग्री, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 210 डिग्री। तो मिनिमम एंगल कितना हुआ बेटा? 150। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 150 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. बिल्कुल समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब देखो, तो इसलिए ये जरूरी है, कहीं पे भी दो वेक्टर के बीच रहने, तो वही गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और ये पूरा जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको अगर मान लो कोई कहता कि नहीं हम बी को वहीं रहने देते हैं, तो बी को वहीं रहने दो, ए वेक्टर को इसके टेल पे ले जाओ, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वही ए को यहाँ ले जाओ। तो ये बेटा ये एंगल था 30, तो ये भी एंगल 30 हो गया, तो ये एंगल 150 आया, और ये हो गया 210, तो मिनिमम एंगल वही आया ना बेटा। ऐसे हम लिख लिया करेंगे जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाएगा। खैर, अब देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, पोजीशन वेक्टर, जो भी कोई फोर्स लग रहा होता है इसका पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एफ होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अंगद बोलो बेटा। ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Sir, under root of a square plus b square plus ab cos theta. क्रॉस बेटा, क्रॉस क्रॉस वेक्टर, सब सम नहीं। वो तो जब हम कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ इसका मैग्नीट्यूड, तब लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड। ये क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तुम बताओ बेटा, तानवी क्या लिखोगी ए क्रॉस बी वेक्टर? So AB sin theta. हाँ, ए बी साइन थीटा एंड कैप। देखो कोई बात, देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट ये सब जरूरत पड़ेगा ऑफ टू वेक्टर। जैसे ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, लर्न कर लेना, ऑफ टू वेक्टर। तो दो तरीके का होता है, एक पहला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और स्केलर प्रोडक्ट इसे कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये हो गया ए डॉट बी, इसको रीड करते हैं, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो या इसको ए डॉट बी ऐसे भी लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट साइड देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क, वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट।
तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है एफ मैग्नीट्यूड एफ इंटू मैग्नीट्यूड एस इंटू कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर 0 होता है कॉस 0 1 होता है। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इंटू एन कैप और एप्सिलॉन कैप। इसको कहते हैं एन कैप या एप्सिलॉन कैप को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर A एंड वेक्टर B। दो वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज एप्सिलॉन कैप इज यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही बात बेटा अंगद सानवी? यस सर। Yes. ये स्केलर क्वांटिटी नहीं हुआ, इसको मैग्नीट्यूड ए। सिमिलरली हम मैग्नीट्यूड ए को सिंपली ए लिखते हैं, मैग्नीट्यूड बी को अगर हम केवल बी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप या एप्सिलॉन कैप। ये जो कैप कहते हैं वो यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, इसका मतलब। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ए बी के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकता है, वही Sir, डायरेक्शन एन कैप होगा। तो एन कैप होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू इंडिविजुअल ए बी एंड उनका प्रोडक्ट, है ना? नहीं ए और बी के केवल देखो केवल ए क्वेश्चन और बी। आता है ना वो। देखो कि सब समझ जाओ। ए ये है बी ये, ठीक है बेटा, इनके बीच का एंगल थीटा। अगर हम ए क्रॉस बी कह रहे हैं, इसका मतलब ए को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दें, ए को बी की तरफ रोटेट कर रहे हैं, ए को बी की डायरेक्शन में, इस प्लेन में है, ये हमारा लेफ्ट हैंड। देखो ए बी वेक्टर इस प्लेन में है, यहाँ ए वेक्टर है और ये हम कह दें बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो ये थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ? अपवर्ड। तो ए बी जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब अपवर्ड को कैसे दिखाएं? तो यहाँ डॉट से दिखा रहा है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपवर्ड प्लेन, अपवर्ड टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ये डॉट दिखाते हैं। अगर बी क्रॉस ए होता, बी को ए की डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तब क्या लिखते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये प्लेन है, बी को ए के डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो फिंगर को रोटेट कराए तो देखो थंब डाउनवर्ड हो गया ना, प्लेन ए बी प्लेन में यही है लेफ्ट हैंड पे, ए बी वेक्टर उस प्लेन की इनवर्ड हो गया। इनवर्ड को हम कहते हैं अंगद, समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. सर तो जो एक वो क्वेश्चन आता है ना जिसमें वो पूछते हैं कि ए क्रॉस बी द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ए क्रॉस बी जो होगा दैट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए होगा, एक ए परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कैसे होगा? अच्छा, वो उसके पैरेलल होगा। उसके पैरेलल होगा, हाँ, समझ में आया? यस सर। तो ये डायरेक्शन होता। अब ये क्रॉस और डॉट कहाँ से आता है? देखो महाभारत में देखा होगा, ज्यादातर जो वहां पे एरो दिखाया जाता है, देखो ये आया कहाँ से, डॉट और क्रॉस लिख रहे हैं, वहां पे एरो ऐसे दिखाया जाता है, देखा होगा ना? नहीं देखा है? सर देखा है। तो जब ये एरो जैसे अगर ये आउटवर्ड आ रहा होगा, इस प्लेन के आउटवर्ड आ रहा होगा, तो हमें एक पॉइंट टिप दिखेगा ना, इसको सर्किल लगा देते हैं, मतलब
यही एरो से लिया गया कि ये एरो बाहर आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब यहाँ इसके परपेंडिकुलर 3 डायमेंशन में कैसे बनाए वेक्टर, इसको हम ऐसे करके डॉट लिखते हैं। जब ये एरो इनवर्ड जा रहा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, तो हमको क्रॉस दिखेगा, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड प्लेन। यहीं से इसको लिया गया है। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. तो जो हम A क्रॉस B कह रहे हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन क्या है? पहले फिगर में एन कैप है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दूसरे फिगर में ए क्रॉस बी क्या होगा? आउटवर्ड। बी क्रॉस ए जो होगा, बी क्रॉस ए वो होगा बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप। समझ में आया सबको कि नहीं? Yes. Yes, sir. एन कैप परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो माइनस एन कैप किधर हो जाएगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं इक्वल होगा? ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? केवल So directions अलग. डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर ए डॉट बी कहें, ए डॉट बी, दैट कैन बी रिटन एज बी डॉट ए। ये लिख सकते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम हो, क्योंकि स्केलर होगा। ए बी कॉस थीटा लिखें या बी ए कॉस थीटा लिखें, यहाँ डायरेक्शन नहीं है ना बेटा। Yes, sir. ये एप्लीकेबल है। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो ये दोनों जो है लर्न कर। समझ में आई बात यहाँ से? अब देखो, आओ टॉर्क की बात कर रहे थे हम। टॉर्क क्या लिख रहे थे? आर क्रॉस एफ। वो के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो आर वेक्टर हमारा ये हो गया, जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं इधर भी लिख सकते हैं ना। ये समझ में आ रहा है? अगर आर वेक्टर मूव पॉइंट से हटा करके जो डॉटेड हम रेड्स दिखा रहे हैं, वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दें आर, कोई फर्क पड़ेगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, बोलो। नहीं Yes, sir. पड़ेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं आर और एफ के बीच एंगल थीटा है कि नहीं? Yes, sir. तो टॉर्क अबाउट ओ अगर हम लिख रहे हैं तो आर क्रॉस एफ, मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड एफ इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? So downward. Perpendicular and then. बिल्कुल सही। आर क्रॉस एफ, आर को एफ के डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। एन कैप का जो डायरेक्शन हुआ वो परपेंडिकुलर इनवर्ड को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। समझ गए बात यहाँ पे? अब देखो, ये जो हमने दिखाया यहाँ पे, ध्यान से सुनो। थोड़ा देर टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये कई जगह पे आएगा, इसलिए मैं इतना छोटी छोटी चीजें की एक चीज बता रहा हूँ। मान चल रहा हूँ पहले कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़े होगे। देखो ध्यान से, जो जो बताएं वो जरूर एक एक चीज कर लो। अब देखो यहाँ आर क्रॉस एफ हमने बताया, तो टॉर्क के अबाउट वो लिख दिया, ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन है, एन कैप इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब ये देखो कि आर एफ साइन थीटा क्या हुआ? एफ इंटू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, टॉर्क के अबाउट हो, डायरेक्शन पता लग गया, एफ आर साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंगद बोलो बेटा, तानवी। 1 होगा ना? एन कैप ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड 1। याद करो, आई कैप क्या लिखते हैं? ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 आता है। याद आया तानवी, अंगद? Yes, sir. जे Yes. कैप 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1। ये जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा। अब यहाँ तुम्हें समझने की बात यह है कि आर साइन थीटा क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, फोर्स एफ इस डायरेक्शन में है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है, जरा ध्यान देना। आर साइन थीटा क्या टर्म हुआ बेटा?
r sin थीटा हुआ परपेंडिकुलर, स्मॉल p दिखा रहे हैं, या स्मॉल p लिख दें या इसको हम कह दें r परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, x एक्सिस से जो फोर्स लग रहा है, जो r वेक्टर है, इसका ओ पॉइंट से हम कहें ओ पॉइंट से ये परपेंडिकुलर, तो ये भी वही बात हो गई, ये भी वही डायरेक्ट, उतना ही डिस्टेंस हो गया ना। मतलब ओ पॉइंट से अगर हम टॉर्क लिखना चाहें फोर्स का, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन बना दें, लाइन ऑफ एक्शन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो टॉर्क हम कहेंगे F इंटू आर परपेंडिकुलर, या F इंटू पी। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो इसका मतलब देखो, हम आसान तरीका बता रहे हैं लिखने का, जिससे गड़बड़ कभी भी ना करो। फोर्स जो लग रहा है, जरा ध्यान से सुनो, जो इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स, और ये पॉइंट है ओ के अबाउट इसका टॉर्क लिखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसका लाइन ऑफ एक्शन बना दिए कि ये फोर्स का, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। ये अगर थीटा है, ये आर डिस्टेंस है, तो यही हो गया आर साइन थीटा, या आर परपेंडिकुलर, या पी, या इसी को आर साइन थीटा कहेंगे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रही बात सबको? यस सर। और जब ये फोर्स ओ के अबाउट ये लगा, तो ये देखो, हम ये देखेंगे किधर रोटेट करे, वो पॉइंट फिक्स हो गया, या फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसको टर्न कराएगा ऐसे क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज, दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, ऐसे दिखा देंगे। तो डायरेक्शन किधर हुआ, ऐसे कोई रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन किधर हुआ, टॉर्क का, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इनवर्ड प्लेन। समझ में आई बात बेटा? यस सर। ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन। तो कभी भी टॉर्क लिखना है तो ऐसे ही लिखा करेंगे, और जो भी फोर्स होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट के अबाउट लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद रोटेट करा देंगे उसी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी पता लग गया और आसानी से निकल जाएगा, बार बार हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? उसका बेसिक थ्योरी सब कुछ बताते हुए लास्ट में हम इस पे आए। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ देखो, अब यहाँ पे आओ। हमारा जो डाइपोल था, उससे ये सब जरूरी था, नहीं कहते कैसे लिख दिया सर, ये कहाँ से आ गया। और इसको पूरा रिवाइज किया करो। अब इस पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, देखो ध्यान से कैसे लग रहा है टॉर्क, वही टॉर्क है जो इसको ऑसिलेट करा रहा है। अब बेटा देखो, इसको क्या किया गया, ध्यान से देखो, ये कोई एंगल थीटा बना रहा है, कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो एक बात देखो, ये जब किसी इंस्टेंट पे थीटा बना रहा है, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा, देखो ध्यान से, क्यू ई ये है, इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, लेट डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड क्यू इज एल। तो ये बेटा इसके सेंटर पॉइंट से इसका डिस्टेंस L/2 हुआ, हुआ कि नहीं? Yes. किसी एंगल थीटा पे है। एक बात ध्यान दो, तो इसको हमने, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का ये लिखा, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्यू ई का इधर हुआ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L/2 है, L/2, और ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हुआ, L/2 साइन थीटा हुआ कि नहीं? बेटा समझ रहे हो या फिर से बताओ? कोई बात नहीं है यार, नहीं समझ में आ रहा बोलो, कुछ हेजिटेट मत करो, समझाएंगे तो हम। नहीं समझ में आया बेटा? सर समझ आया। अंगद सही सही बताना बेटा। यस सर, आ रहा है। तो ये जो हो गया क्यू ई और ये L/2, तो हम कहेंगे यही बात, देखो बेसिकली क्या बात है, बड़ा समझ आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, इस पे क्यू ई लग रहा है, और इस पे क्यू ई इधर लग रहा है, या क्यू ई वेक्टर कह दें, इस पे कह दें माइनस क्यू ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट वर्ड डायरेक्शन, सेंटर पॉइंट सी है।
एंगल थीटा। अब हम लिखना चाह रहे हैं टॉर्क। इसको हमने रोटेट किया, पुश किया था, ये इसको पुश किया था तो ऐसे रोटेट हुआ, लेकिन ये जा करके रुक जाएगा कहीं। इस पे जो टॉर्क लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, अभी बताया था। ये थीटा है, ये l/2। तो देखो जो येलो लाइन दिखा रहे हैं दोनों की लेंथ सेम है ना, ये l/2 है, ये भी l/2 है, तो l/2 cos थीटा, l/2 sin थीटा, यही हुआ ना? Yes, sir. तानवी, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. l/2 sin थीटा, दैट इज आर परपेंडिकुलर। सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो इसके कारण क्या हुआ ये देखो ध्यान से, इसके कारण एक क्लॉकवाइज और इस क्यू के कारण क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? दोनों एक ही डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना चाह रहे हैं ना, क्लॉकवाइज। सर ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो सी के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो क्यू ई l/2 sin थीटा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। ये समझ में आया सबको? तो ये ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएगा, क्यू ई l/2 sin थीटा, l/2 sin थीटा, तो क्या आ जाएगा? क्यू ई 2QE l/2 sin थीटा, तो 2 कैंसिल हो गया, QEL sin थीटा। और बेटा QL को क्या लिखते हैं? PE sin थीटा। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. और P का डायरेक्शन क्या होगा? P वेक्टर अगर लिखें तो Q इंटू L वेक्टर, L वेक्टर इज फ्रॉम -Q टू +Q, यही होगा ना? बोलो। Yes. तो देखो यहाँ पे जो बात रही, ये रहा +Q, ये रहा -Q, इनके बीच का डिस्टेंस रहा L वेक्टर, और इस पे जो P है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, तो P क्रॉस E का डायरेक्शन किधर होगा बताओ? P वेक्टर इधर है, P को E की डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? रोटेट किधर करेगा? क्लॉकवाइज, So cross. क्लॉकवाइज करेगा। तो इसी को हम कह सकते हैं टॉर्क, ये मैग्नीट्यूड आया PE sin थीटा। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E वेक्टर। P क्रॉस E लिखेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड P मैग्नीट्यूड E इंटू साइन थीटा n कैप। n कैप का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? इनवर्ड। समझ में आई बात सबको कि नहीं? Yes, sir. तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, और वो टॉर्क की वैल्यू होगी PE sin थीटा। ये हम कह सकते हैं, और डायरेक्शन हम डिसाइड बता देंगे। ये मैग्नीट्यूड लिखा, टॉर्क कहेंगे दैट इज P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस E। अब एक बात देखो, अगर मान लो, ध्यान देना, अगर इसी को हम कहें कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो जरा ध्यान से, समझते चलो मेन चीज, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, डाउट होगा पूछना, एक बार नहीं कई बार। देखो
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे प्लेस कर दें, इसका मिड पॉइंट, और यहाँ पे इस एंड पे प्लस क्यू चार्ज है, इधर है माइनस क्यू। इसको हम अपने मीन पोजीशन से, ध्यान देना, हमने डिस्प्लेस किया इधर, लेकिन इस पे टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, ये रोटेट कर रहा है थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है ना, इसका रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लेकिन जो इस पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है ना बेटा, बोलो, नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, क्यू इधर लग रहा था, माइनस क्यू इधर लग रहा था, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो जा इधर रहा, लेकिन टॉर्क तो इधर इस डायरेक्शन लग रहा है, जा करके कहीं रुक जाएगा ना। क्यों रुक गया? क्योंकि जो थीटा था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा के अपोजिट टॉर्क लग रहा, अपोजिट लग रहा, तो इसलिए जाके रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, फिर काइनेटिक हुई, फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर जैसे डाउनवर्ड जाएगा फिर टॉर्क अपोजिट लगेगा, तो ये इसी के बीच ऐसे से ऑसिलेट करेगा, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आई बात? यस सर। Yes. तो इसी को हम कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ये निगेटिव लिख रहे हैं, निगेटिव इसलिए लिख रहे हैं कि थीटा बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में, जरा ध्यान से देखना, थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, एंगुलर, थीटा को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क जो होगा थीटा के अपोजिट लग रहा है, जैसे से थीटा बढ़ रहा है टॉर्क बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे माइनस पी साइन थीटा। और पी साइन थीटा फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा क्या बताया था बेटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। इसको कह सकते हैं टॉर्क इज आई, टॉर्क क्या होता है, आई इंटू एल्फा होता है, टॉर्क इज आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, कहीं पढ़ा होगा रोटेशन में 11वीं में बेटा, याद आया? नहीं पढ़ा है? हम पढ़ाएंगे, लेकिन इतना तो कहीं आया होगा, आया नहीं अंगद? आया ना 11वीं, सर? हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तानवी यस सर। आया था कहीं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। यस जैसे सर। फोर्स, जैसे मास एम पे लिखते हैं फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इंटू एल्फा, ऐसे लिखते हैं। आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, माइनस पीई अपॉन आई, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद करो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, तुम कहते हैं कि पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद आया? यहाँ पे हम कहेंगे कि पार्टिकल विल एग्जीक्यूट एंगुलर एसएचएम, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई बाई आई, omega is equal to under root PE upon I. I is moment of inertia of electric dipole. I is moment of inertia of electric dipole, और since omega can be written as 2 pi f, so 2 pi f can be written as under root PE upon I. f को लिख सकते हैं 1 by 2 pi अंडर रूट PE बाई आई, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या लिखते हैं, 1 by सिंस t इज इक्वल टू 1 बाई f, तो टाइम क्या पीरियड हो प्लीज एक जाएगा, बार, हैं? क्या प्लीज एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, देखो देखो, कहीं कुछ किसी का डाउट है पूछो, कुछ भी।
सर डाइपोल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? डाइपोल का बेटा बता रहे, डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि जैसे ये माइनस, ये हम कहते हैं माइनस क्यू है, ये है प्लस क्यू, तो इनके बीच ये ऑसिलेट कर रहा है। जो ये मास है क्यू है, कुछ डाइपोल का जो यहाँ पे जो चार्ज क्यू है, इसका कुछ मास मान लेते हैं एम, बहुत कम होगा लेकिन इसका एम मास होगा, और ये इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। जैसे कोई भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट ये हम कह दें r1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास m1 है और दूसरे पे m2 है, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2, मान लो डिस्टेंस r2 है तो r2 स्क्वायर लिखते हैं ना बेटा। कोई भी पार्टिकल अगर r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है m मास, वो पॉइंट के अबाउट क्या लिखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर लिखते हो ना। यस सर। तो वही यहाँ पे अगर m1 मास है, ये m2 मास है, r1 r2 है, तो m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि ये l/2 है r1 की जगह, ये भी l/2 है, तो O पॉइंट के अबाउट यस, और C के अबाउट हम क्या लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू l/2 होल स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 होल स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, दैट इज ml स्क्वायर बाई 2। अलग अलग होगा तो ये लिखेंगे। समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ बोलो, देख लो बेटा, किसी को कहीं यहाँ तक कोई डाउट? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कंपटीशन पॉइंट से हम बता दे रहे हैं, टाइम इसलिए नहीं लगाया। जहां तुम्हें थोड़ा इधर उधर लगे, इधर उधर मतलब सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, अब टॉर्क, टॉर्क इसलिए हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाता, मतलब कवर हो जाता है। अगर जिसको नहीं मालूम वो ये नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम देते हैं जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाए। सिस्टम का भी आ गया, टॉर्क का भी आ गया, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है हमारी बात को? 3 टॉपिक कवर कर रहा है, सिस्टम भी कवर कर रहा है, टॉर्क भी कवर कर रहा है रोटेशनल मोशन का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कवर कर रहा है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जरूर, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, ऐसा नहीं कुछ मुश्किल है। समझ में आया तानवी? बोलो बेटा, यस सर। क्लियर है यहाँ तक की बात? अंगद, अंजलि? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब हम कहें कि एक्सटर्नल, हम बता रहे हैं यहाँ पे टॉर्क तो हमने लिख ही दिया और इसका ऑसिलेशन भी लिख दिया, और कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो उसका टॉर्क लिख दिया। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, सर ये डाइपोल कब तक ऑसिलेट करेगा? अरे बेटा एयर और रहेगा तो उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, नहीं तो आइडियल केस में कहीं एनर्जी लॉस नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे स्मूथ सरफेस पे हम कह देते हैं कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है, कब तक जाएगा, जाता रहेगा, लेकिन ना सरफेस स्मूथ होता है ना एयर रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसलिए जा नहीं पाता, कहीं जाके रुक जाता। समझ पा रहे बात को? लेकिन Yes. जब हम आइडियल केस की बात करेंगे, हम पेन और पेपर से कहेंगे तो हम कहेंगे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। हम थोड़ी कहेंगे कि एयर रेजिस्टेंस है और वहां पे कहीं पे लॉस हो रहा है, और जो धीरे धीरे एयर रेजिस्टेंस के कारण एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, फाइनली रुक जाता है, तो उसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो वो तो अलग टॉपिक है ऑसिलेशन में, लेकिन वैसे समझ में आई बात हमारी कि नहीं, ये बताओ, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. कुछ और किसी को कुछ पूछना है? कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग में बात आए, बिल्कुल पूछना चाहिए, डिस्कस करने से और चीजें क्लियर होती हैं। कहीं पे भी हेजिटेट नहीं करना, और समझ के करना, एक बार अपने आप करना। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो रिकॉर्डिंग बोल दिया करेगा, इसलिए रिकॉर्ड करके भी रखता हूँ, लेकिन उसी दिन, बाद में ये नहीं कि 3 महीने के बाद सर उस दिन की रिकॉर्डिंग,
फिर वो सब हट जाता है। तो उसको देखो और एक एक चीज समझो अच्छे से। फिर क्वेश्चन की मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोलता हूँ, लगभग ऑलमोस्ट सभी क्लास में बोलता हूँ, क्वेश्चन मतलब और कंपटीशन के डायरेक्टली देखो यार, जो आया है वो भी तुम्हें आसान लगेगा, लगेगा कि क्या क्वेश्चन है और हमें कितना आता है। सच कह रहा हूँ, अल्टीमेट ये तो फिजिक्स की ब्यूटी है बेटा। अगर समझ में आ गई बातें फिर तो कुछ भी रहे, क्या फिजिक्स में क्या पूछेंगे खुद सोचो ना। डाइपोल में डाइपोले पूछेंगे ना, क्या पूछेंगे, सब कुछ तो मैं बता दे रहा हूँ, और भी अभी देखो ज्यादा ही बता देता हूँ, कम नहीं होगा कभी, बहुत कुछ रहेगा। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, समझ गए हो तो थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे। देखो, लेकिन ये मतलब नहीं कि पूछना नहीं, अगर कहीं भी कुछ लगता है तो पूछो बिंदास। देखो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, Q माइनस यू थीटा। इस पे बेटा टॉर्क लग रहा होगा, इसको रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। देखो, इसको इक्विलिब्रियम पे रोकने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। इस पे टॉर्क बेसिकली लग रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE फोर्स लग रहा है, इस पे माइनस QE लग रहा है। इसको ले आएगा मीन पोजीशन की तरफ, जो हम यहाँ पे व्हाइट से दिखा रहे हैं, इधर लाना चाहेगा, लेकिन ये हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे। एक्सटर्नल जो दिख रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे तब ये रुका रहेगा। और एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो होगा PE साइन थीटा। एक्सटर्नल टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, बताओ डायरेक्शन किधर हो गया, आउटवर्ड। एक्सटर्नल टॉर्क समझ में आ रही बात सबको बेटा। Yes. और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो तो क्लॉकवाइज लग रहा है, वो तो चाह रहा है कि इसको वापस लाएं हम स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क लगा है। अब अगर हम थीटा, देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, इसको हम और रोटेट कराना चाह रहे हैं। ध्यान से, ये फिगर दिख रहा है सबको बेटा, यस सर। ये है। अब इसको हम और रोटेट करा रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा या नहीं, बताओ। करना थीटा बढ़ा पड़ेगा। रहे हैं, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे छोड़ेंगे बहुत तेजी से वापस आएगा। समझ में आ रही बात। Yes. यस सर। Yes, sir. तो इसकी, अब यहाँ पे हम कहें कि इसकी जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल टॉर्क है, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल टॉर्क। इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल टॉर्क का डायरेक्शन। देखो अब ध्यान से समझो, कुछ नहीं है यार सवाल। देखो क्या, जो येलो से दिखा रहे हैं इसका नया पोजीशन ले आए, तो ये हम कह रहे हैं डी थीटा। डी थीटा, डी थीटा का डायरेक्शन किधर हुआ बेटा, देखो ध्यान से, डी थीटा का डायरेक्शन किधर हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड हुआ हमारी तरफ। देखो अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो डी थीटा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी तरफ डायरेक्शन हुआ ना। Yes, sir. और टॉर्क का, एक्सटर्नल टॉर्क का डायरेक्शन किधर हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क का आउटवर्ड हुआ कि नहीं बेटा। यस सर। दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क और डी थीटा के बीच एंगल कितना हुआ, 0 0। डी थीटा आउटवर्ड, एक्सटर्नल टॉर्क आउटवर्ड, दोनों के बीच एंगल 0। तो जैसे DW लिखते थे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए F डॉट dx, F और dx में एंगल 0 होगा तो हम कहेंगे F dx cos 0। ऐसे रोटेशन में कहेंगे एक्सटर्नल टॉर्क डॉट प्रोडक्ट विद डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो डी थीटा रोटेट किया तो आउटवर्ड हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क आउटवर्ड हुआ, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, बोलो बेटा। 0. 0। वेरी गुड, समझ में आ रहा तानवी, अंगद। यस सर। तो दोनों के बीच एंगल 0 है, तो क्या लिख दोगे, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 इज 1।
तो यही जो वर्क किया डी थीटा रोटेट किया वही इंक्रीज इन एनर्जी हो गया। एक्सटर्नल टॉर्क इज पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, कॉस 0 इज 1। तो पी तो कांस्टेंट है तो पी ले लिया गया बाहर, साइन थीटा डी थीटा डी यू। जब थीटा 1 है, थीटा इनिशियल है तो यू इनिशियल है, जब थीटा फाइनल है तो यू फाइनल कह देंगे। डी यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू, यहाँ यू इनिशियल यू फाइनल, पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, अंगद बोलो। So साइन sin थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस the कॉस cos थीटा, theta yes. माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले लिया, लोअर लिमिट थीटा इनिशियल थीटा फाइनल, इसको लिख देंगे माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल, कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। अब माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, इसको लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको कहेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेसिकली ये हमारा आ गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल का। क्या लिखेंगे, पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा यू इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. इफ थीटा इनिशियल इज 90, अगर हम कह दें इनिशियल एंगल थीटा 90 है तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, यू इनिशियल हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हम कहीं रेफरेंस से अगर डिफाइन कर रहे हैं, लेट इफ थीटा इनिशियल इज 90 यू इनिशियल इज 0। ये मान लिया, जरूरी नहीं कि यू इनिशियल 0, मान लो थीटा जहां पे 90 है, potential or potential energy always defined with the reference, potential or potential energy cannot defined without reference। याद करिए, ध्यान से समझिए, potential और potential energy cannot defined without reference, potential और potential energy always defined with reference। तो हम यहाँ लेट लिख रहे हैं, लेट मान लिया कि u इनिशियल 0 है। कब 0 है, जब थीटा इनिशियल 90 है। तो थीटा फाइनल को थीटा कह दें, यू फाइनल को यू कह दें। देखो ध्यान से, तो फ्रॉम फर्स्ट डेल्टा यू, यू फाइनल, यू इज इक्वल टू पी कॉस थीटा इनिशियल कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो यू को लिख दोगे माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा को लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ई, where theta is angle between P and E, P and E। देखो यहाँ पे थीटा एंगल क्या था, P वेक्टर हमारा किधर है, P वेक्टर इधर है, E वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes sir. तो U हो गया माइनस पी डॉट, जो हर जगह दिखता है तुम्हें यही दिखेगा या ये दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। अगर U इनिशियल कुछ दिया जाए 10 जू और पूछ लिया जाए u एट एनी एंगल थीटा, तब यहाँ पे 10 रख करके सॉल्व करेंगे। समझ में आई हमारी बात? कंपटीशन sir. में इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि u इनिशियल हमेशा 0 होगा। मान लो कह दिया जाए जब थीटा 90 है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल है, व्हेन थीटा इज 120 डिग्री, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट दैट इंस्टेंट, u इनिशियल -20 रखोगे, जो भी वैल्यू होगी। समझ में आई बात सबको? बोलो बेटा। Yes. माइनस पी कॉस थीटा, अगर इसका ग्राफ भी पूछा जाए, घबरा मत जाना कि ये क्या हो गया, सर ने तो ग्राफ बताया नहीं, तो हमें याद आया तो बता दे रहे हैं। देखो ध्यान से, तो इसको क्या कह दोगे, यू हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम यू लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, थीटा ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। थीटा जब 0 है तो यू है माइनस पी, और थीटा जब 90 हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, u जब थीटा 0 तो माइनस पी हुआ। समझ में आई बात? थीटा जब 0 है, जब ये π/2 हुआ और पाई हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, 3π/2 2π, फिर नेगेटिव हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस पी या कहेंगे प्लस पी। समझ में आया? इसका ग्राफ कोसाइन फंक्शन है ना बेटा, नेगेटिव साइन के साथ, और ये पीक वैल्यू जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो पीई होगा, 2π तक बना दिया, फिर यही चीज रिपीट हो रहा होगा। समझ पाए बात को? यस सर। कुछ भी ग्राफ और आप कुछ भी पूछा जाए तो ये नहीं सोचना, कुछ ये सोचना ही नहीं कि हमें नहीं मालूम है, हमेशा यही जानना, और सच्चाई भी है कि तुम्हें ज्यादा मालूम है। कहीं कुछ इधर उधर आ जाती, ये नहीं करे ये तो सर ने नहीं पता है, खूब बता दिया, सब उसी का एप्लीकेशन, इधर उधर कुछ भी कहीं पूछा जाए, इससे ज्यादा ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। तुम क्वेश्चन करो करो, सीधा क्वेश्चन करो, ये समझ करके सीधा कहीं का भी। और देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी पे भी बात आती है कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये छोटी सी बात है, बहुत कम टाइम लेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो बेटा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे प्लेस कर दिया, माइनस क्यू और इसको कहते हैं प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस पे ध्यान से समझो। इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा, इस पे लगेगा माइनस क्यू ई लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। यस सर। लगेगा सर। नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स है 0 ना बेटा? यस सर। नेट फोर्स 0 है। नेट टॉर्क कितना है? सी के अबाउट नेट टॉर्क। टॉर्क के लिए हमने बताया है, क्या बताया है, जहां फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन, देखो वो यहीं सी से पास हो रहा है ना, माइनस क्यू ई वाला भी सी से पास हो रहा है, तो सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बताओ मैं? 0। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताया हूं ना, अभी सिखाया हूं। जब फोर्स सी से पास हो रहा है तो टॉर्क 0 हो जाएगा। बोलो। यस Yes, सर। जब फोर्स वहीं सी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट रोटेट करना है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। हमने बताया कोई फोर्स है वो जिस लाइन में जा रहा है, लग रहा है, वो लाइन ड्रा करो, जिस पॉइंट के अबाउट लिखना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो। तो यहाँ पे अभी नेट टॉर्क एफ नेट 0 है इनिशियल, ध्यान से समझो। एफ नेट 0 है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है इनिशियल। अब क्या होगा? इनिशियल टॉर्क और इनिशियल फोर्स 0। अब क्या होगा? यहाँ पे हम कहेंगे अगर स्लाइटली हम डिस्प्लेस कर दें, देखो ध्यान से, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है कि नहीं बेटा? जब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो ये अपने जहां से हटाया गया है, ये अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ आना चाहेगा या दूर चला जाएगा? मुझे बताओ। अगर स्लाइटली हमने डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो ये इनिशियल पोजीशन से दूर चला जाएगा या वापस आना चाहेगा? वही बोलो। इसको हमने ऐसे है, देखो डाइपोल है, इसको हमने यहाँ डिस्प्लेस किया, गया यहाँ पे लेकिन रुक गया कहीं जाके, ज्यादा वेलोसिटी दिया तो ज्यादा एंगल पे जाके रुक गया, लेकिन वापस आना चाह रहा है ना बेटा। इधर किया तो जाके रुक गया, फिर वापस आना चाह रहा, ऐसा है या नहीं? यस ऐसा है। yes, तो जब कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, पहले इक्विलिब्रियम में था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें स्लाइटली
और उस पे वो फिर अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ आना चाहे तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे कहें, इसको हम लिख रहे हैं टाइप पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये कौन सी इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं? यस सर है। इसको देखो मैकेनिकल में हम कहते हैं, जैसे मान लो कि एक स्फीयर है, जरा ध्यान समझो, समझाने के लिए हम तुम्हें ऐसे भी बता रहा। ये हम कहते हैं कि एक स्फीयर का पार्ट है और ये स्मूथ सरफेस, यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट रख, इसका वेट mg लग रहा है, यहाँ n1 लग रहा है, और ये फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है, फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर है। अब अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें अपने मीन पोजीशन से, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, तो फिर ये वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताओ तुम। वापस आएगा ना बेटा। अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, तो फिर वापस आना चाहेगा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ। बोलो। यस सर। यस सर। इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे वो भी आना चाह रहा है, वापस आएगा, वापस आएगा, इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा देखो, अब ये सब छोटी छोटी बात है, पूछा नहीं गया, कभी भी धड़ाम से आएगा, तुम लोग टिक मार निकल जाओगे, बाकी कहेंगे अरे ये तो पढ़ा नहीं, वो तो है नहीं, मालूम नहीं ये क्या होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो ये थोड़ी सब कुछ लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिलेबस में, और कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब लिख देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उसमें सब कवर हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब आ जाता है तो फिर सब शुरू हो जाते हैं, ज्यादातर वही होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? देखो छोटी सी बात है, अगर तुम्हारा, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है माइनस, इधर हम कहें प्लस क्यू है और इधर है माइनस क्यू। ध्यान से समझना, क्यू ई पे फोर्स किधर लग रहा है? ग्रीन से दिखाया, क्यू ई लग रहा है इस डायरेक्शन में, लग रहा है कि नहीं? यस सर। इस पे किधर लग रहा है? माइनस क्यू ई लग रहा है, माइनस क्यू ई लग रहा है, ये भी समझ में आया? यस सर। इसका सेंटर क्या हुआ? सी हुआ। अब क्या होगा? नेट फोर्स क्या है इस पे बताओ अंगद? नेट टॉर्क कितना है बोलो? 0। क्यों 0 है? क्योंकि जो फोर्स है, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। वेरी गुड। डेफिनेट 0 है, क्योंकि क्यू ई एक पे राइट लग रहा है, एक पे लेफ्ट लग रहा है, तो नेट 0 है कि नहीं? यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं? यस सर। है। इट इज एन इक्विलिब्रियम। अब इसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें अपने मीन पोजीशन से, जरा ध्यान से समझो, जब इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया तो इस पे क्यू ई माइनस क्यू ई इधर लग गया, माइनस क्यू इधर लगा, इस पे प्लस क्यू इधर लगा। वापस जाने के बजाय ये क्या करेगा? वापस जाने के बजाय और तेजी से रोटेट कर जाएगा यार, ये और दूर भाग जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। आने की बात छोड़ो, और तेजी दूर भाग जाएगा। समझ पाए हमारी बात को? यस। यस सर। या हम ये कहते कि इसको हम इधर प्लेस कर दें। पहले ये था क्यू इधर लग रहा था और इस पे माइनस क्यू लग रहा था। ऐसा नहीं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें। अगर इधर डिस्प्लेस कर देते तो माइनस क्यू इधर हो जाता प्लस क्यू। उस कारण से क्या हो जाता? ये रोटेट कर जाता।
ये रोटेट कर जाता और तेजी से रोटेट कर जाता इस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में था तो और दूर भाग जाता, इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे देख सकते हो, जैसे अगर कोई फिक्स्ड हेमिस्फीयर है, फिक्स्ड हेमिस्फीयर है, फिक्स्ड स्मूथ हेमिस्फीयर, फिक्स्ड समझने के लिए इससे समझ में आ जाएगा, स्मूथ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऐसे है, और इसके ऊपर एक बेटा यहाँ पे प्लेस किया गया है ऑब्जेक्ट जिसका मास m, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया जिसका मास m है। अभी एट इक्विलिब्रियम है, mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, n1 लग रहा है, n1 की वैल्यू mg के बराबर है। लेकिन अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो और दूर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, बताओ। यहाँ से Yes. थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे तो और दूर चला जाएगा, वापस आने की तो बात छोड़ दो, तेजी से निकल जाएगा, फिर यहाँ कहीं पे कांटेक्ट भी छोड़ देगा। इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. मैकेनिकल में एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें तो नहीं होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये होता है, क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ध्यान से समझो, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, इसका वेट लग रहा है mg, यहाँ n1, इसको यहाँ उठा के प्लेस कर दो या डिस्प्लेस कर दो, ये mg इधर लग रहा है, n1 इधर लग रहा है, जहां रख दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? जब दूर जाएगा ना वापस आने की कोशिश करेगा, जहां इसको प्लेस कर दोगे वहीं पड़ा रहेगा। इसको क्या कहते हैं, क्या Neutral कहते हैं equilibrium. इसको? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये किस में होता है? मैकेनिकल में होता है। मैकेनिकल केस में होता है जहां पे ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल सरफेस हो। डाइपोल में केवल टू टाइप आर इक्विलिब्रियम देयर, फर्स्ट वन अनस्टेबल, सेकंड वन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आई बात सबको अच्छे से? Yes, sir. क्लियर बिल्कुल? यस सर। अब देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म बताएं, वो भी है लेकिन मतलब अभी नहीं बताएंगे, वही बात है, इंटीग्रेशन जहाँ पे आ जाएगा थोड़ा बहुत। अरे 2% मान लो, अभी जो तुम क्वेश्चन करोगे मोर देन सफिशिएंट, उसमें कहीं वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म कुछ नहीं आएगा। सब एक बार रिवीजन करो थ्योरी, कहीं कोई क्वेश्चन करो, बल्कि जितना मालूम रहेगा उसके सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ। सही से समझ गए हो तो पूरे क्वेश्चन वो नहीं मिलेंगे, बस वही उल्टा सीधा इधर उधर, या तो क्वेश्चन जो नहीं होगा उसमें कुछ होगा कि गलत होगा, कुछ का आंसर गलत होगा, कुछ में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, कहीं पे कुछ होगा, वही वाले नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ यहीं से। तो ज्यादातर वही वाले होंगे, उसमें घबराना नहीं, कि समझ लेना कि या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या उसका आंसर कहीं इधर उधर, मतलब प्रिंटिंग और वो जो भी है, मतलब कुल मिला के वही होगा। अब लिखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं, ये सब आसान टॉपिक। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहला केस, थीटा इज angle between velocity and t, 0, मतलब डिफरेंट केसेज हो सकते हैं, ध्यान देना। जैसे हम कहें कि ये जो है, आप इस एक बार हेडिंग पे स्क्रॉल अप कर सकते हैं? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform electric field when theta is angle between velocity and
इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वो केस ले रहे हैं। यस सर, डन। अब देखो ये हो गया आपका अगर बेटा कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, रेस्ट से रिलीज किया जाए तो क्या होगा, इस पे इसका मास एम है, चार्ज क्यू है, इस पे एक फोर्स लगेगा बेटा, एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई, और हम कह सकते हैं एम ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई क्यू ई, यही तो लिखोगे ना बेटा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो टी टाइम पे अगर टी 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो टी टाइम पे एट टाइम टी इसकी वेलोसिटी लिख सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, बोलो। यस तो सर। वेलोसिटी क्या लिख दोगे, u प्लस ए टी, v हो जाएगा u 0 अगर है, v हो जाएगा q e बाई एम इंटू टी, जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं सिंपल। और अगर डिस्प्लेसमेंट कहें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तब अप्लीकेबल है व्हेन ए इज कांस्टेंट। काइनेमेटिकल इक्वेशन तभी अप्लीकेबल है जब ये कांस्टेंट है। इफ u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, s हो जाएगा हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, बोलो। यस। ये समझ में आया। यस। s इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। और अगर इसकी वेलोसिटी लिखनी है तो t टाइम पे लिख दिया, या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 क्यू ई बाई एम इंटू एस, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम क्यू ई एस डिस्प्लेसमेंट बाई एम, मतलब ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। Yes. नाउ सेकेंड केस देखो, बस हमने इक्वेशन लिख के दिखा दिया, एक्सेलरेशन की जगह क्यू ई बाई एम आ गया बेटा, और कुछ नहीं। समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर। अब हम कंसीडर कर रहे हैं इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 माइनस थीटा, इफ जानबूझ के 90 माइनस थीटा लिखते हैं, एंगल बिटवीन ई एंड यू, यू इज इनिशियल वेलोसिटी इज 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा क्यों कह रहे हैं, नाइन्टी प्लस थीटा का, 90 प्लस थीटा, ठीक है। घबराने की यस बात सर। नहीं है, थीटा भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा रिजल्ट तुम्हें फेमिलियर बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, जो तुम्हें मालूम है उसी से लगेगा अरे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मुझे एक चीज बताओ, भूल गए होंगे, अगर कोई पार्टिकल, जरा ध्यान देना, कोई पार्टिकल, अगर ये जो है कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए एट एन एंगल थीटा से विद वेलोसिटी u, इसका पाथ क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, बोलो। Yes. यस सर। इसका इसका टाइम पीरियड क्या लिखते हो, हम लिख दे रहे हैं, याद नहीं होगा, 2u sin थीटा बाई जी, टाइम पीरियड। मैक्सिमम हाइट क्या लिखते हैं, U square sin square theta by 2g. बाई वेरी गुड, इसका एच ये लिखते हैं, और ये रेंज क्या लिखते हो,
So u square sin 2 theta by g. वेरी गुड। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देखो ध्यान से। यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया जिसका मास एम चार्ज क्यू है और ये पाथ कहीं पे जाके फॉल हुआ। अब ध्यान देना, तो इस पे क्या हो गया कि जब भी पार्टिकल है, समझो कहीं किसी इंस्टेंट पे, तो उस पे एक फोर्स लग रहा है क्यू ई, इसका एक्सेलरेशन जी की जगह क्या हो गया, जी इफेक्टिव जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्यू ई बाई एम। सब कुछ वही रहा, सब कुछ वही रहा, समझ पा रहे हो हमारी बात को? सब कुछ वही रहा, केवल जी की जगह क्या लिख दोगे, QE by M. हैं? क्यू ई बाई एम लिख देंगे, जी की जगह पे रिप्लेस कर देंगे क्यू ई बाई एम, वही सारे, all above equation will be valid, above equation will be valid। समझ में आया बात बेटा? Yes. अगर मान लो कि Yes, sir. इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दें और चार्ज नेगेटिव कर दिया जाए तब क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बेटा। तभी फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। Q is changed to minus Q, electric field direction reverse। ये बेटा समझ गए क्यों 90 प्लस थीटा हमने लिया था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल थीटा आ गया, तो हम डायरेक्ट वही रिजल्ट यूज करते। समझ पाए ना? नहीं तो जो होगा उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। समझ पा रहे हो बेटा? अगर मान लो इनके बीच कहा जाए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अगर ये अल्फा कहा जाता, अगर ये अल्फा होता तो हम क्या कह देते, अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, तो हम फिर थीटा लिखते अल्फा माइनस 90, तो जहां जहां थीटा है वहां अल्फा माइनस 90 रिप्लेस कर देते। समझ गए बात को? यस सर। Yes, sir. अगर इसी को हम, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ध्यान समझो, और चार्ज हो गया नेगेटिव, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे नहीं फर्क पड़ा? फोर्स वही सेम आएगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ा, इसलिए नहीं फर्क पड़ा कि अभी भी फोर्स वही आया, नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इधर रहा, इधर रहा, और यहाँ पे कहीं पे हम यहाँ से u वेलोसिटी और ये एंगल क्या लिख दोगे बोलो? मान लेते हैं थीटा। तो अभी भी जब ये माइनस क्यू चार्ज है, मास m है, तो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, इस पे फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड लगा ना बेटा? यस। इस पे फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, वही प्रीवियस रिजल्ट आ जाएगा, क्यू ई बाई एम, दैट इज जी इफेक्टिव, देयर विल बी नो चेंज। अब मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ पे कहें इफ Q is minus Q, electric field is vertically downward, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड अगर हो जाए, बोलो बेटा।
सानवी, इसको प्रोजेक्ट किया, अब इस पे एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड। क्यू ई बाई एम एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, किसका एक हम कहेंगे u है, u एक वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, एक हो जाएगा u sin थीटा। समझ में आया? Yes. u cos थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, u sin थीटा क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, u sin थीटा इंक्रीज करता जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। और u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका पाथ कुछ ऐसे आएगा। अगर हम कहें t0 पे इसको ऐसे प्लेस किया गया, देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, ये इसी को ओरिजिन हम कह दे रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, इसका पाथ पूछा जाए, इक्वेशन क्या होगा, इसको कहते हैं लोकस, एक्स कमा वाई लिख दें, लोकस, फाइंड लोकस ऑफ पाथ। समझ पा रहे हो बात बेटा सब लोग? तो t टाइम पे x कोऑर्डिनेट क्या कह दोगे, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y क्या लिखोगे, u sin थीटा प्लस हाफ QE, क्योंकि इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में g इफेक्टिव की जगह हम क्या कह देंगे, QE बाई एम, निगेटिव चार्ज है ना तो अपवर्ड फोर्स लग गया, हाफ QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? Yes. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐसे सब क्वेश्चन बनते कुछ नहीं रहता यार, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं रहता। y इज इक्वल टू यू साइन यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो यू साइन थीटा इंटू टी को लिखेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो किया गया x tan थीटा प्लस हाफ x tan थीटा प्लस हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वही आ गया ना, x tan थीटा प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया पैराबोलिक, ये पैराबोलिक इक्वेशन हुआ, ये कैसे जाएगा बोलो? वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया और इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका पाथ क्या होगा फाइनल, बता सकते हो? आया तो वही पैराबोलिक आया ना, Yes. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए m माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और u ये एंगल हम थीटा कह दें, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड हो गया। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होता तो फिर हम क्या कहते हैं, एक एक u cos थीटा तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल में बढ़ता जा रहा है, वर्टिकल में QE बाई एम बढ़ता जा रहा है, तो ये ऐसे कुछ पाथ जाएगा पैराबोला का, वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x वाला कांस्टेंट है और y कंपोनेंट इंक्रीज होता जा रहा है। समझ पा रहे हो सब लोग? Yes. बोलो बेटा। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से है। कुछ भी पूछा जाए, हमारा कहने का मतलब ये है कब सब हो जाएगा। समझ में आया सबको ये बात? बोलो। यस सर। तो सब बना के हमने एक्सप्लेन किया, कहीं से कोई क्वेश्चन कैसे भी कहीं भी दिखाई दे, एकदम धड़ाधड़ शुरू करो इलेक्ट्रोस्टैटिक का। बाकी कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा कल, ठीक है? कुछ क्वेश्चन इधर मतलब ऐसे डिस्कस करूंगा,
पूरा पूरा प्रिपेयर करके आना। हो सकता है कल मैं फिर टेस्ट दे दूं तुम लोगों का, जरा चेक करने के लिए बेसिक का, तो फिर बाकी डिस्कस कर दूंगा। 45 मिनट 1 घंटा पूरा प्रिपेयर करो, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया, और लेक्चर चाहिए तो लेक्चर ले लेना, ठीक है बेटा? क्योंकि अल्टीमेटली करना तुम्हें सब समझ में आ गया तो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले कहा था, बिगिनिंग ऑफ क्लास कहा था, बीच में भी कहा था, लास्ट में भी कह रहा हूँ, कहीं से कोई भी क्वेश्चन अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का 2% 3%, इसलिए कि अभी इंटीग्रेशन उतना नहीं पढ़ा है, तो वही तुम्हारा आईसी फंक्शन के बाद इंटीग्रेशन IC1 IC2 शुरू होगा, और तुम्हें बेटा उतना जरूरत नहीं है तानवी, समझ रही हो? तो वो पूरा एकदम बिल्कुल अटेम्प्ट करो। और इंजीनियरिंग वालों अंजलि और ये गंगत, ये तुम लोगों को जब वो पढ़ाया जाएगा तो फिर हम एक बार करा दें, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अभी भी वैसे करो, कहीं से कुछ नहीं आएगा यार, कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो कल पूरा रिवाइज करके आना, हम थोड़ी देर टेस्ट ले सकते हैं या 1 घंटा ले सकते हैं, फिर डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरा एक बार जो पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम एक बार देखना चाहते हैं कितना की हो, पूरा एक तरफ से सब लोग रिवाइज करना अच्छे से। तो हम कल 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटा, मैं ये नहीं चाहता शुरू में कि टाइम कम पड़ गया इसलिए छूट गया, क्वेश्चन देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो 1.5 घंटे टेस्ट ले लूंगा, नहीं पड़ी तो 1 घंटा लूंगा, वो मैं बता दूंगा लिख करके। प्रिपेयर रहना सब लोग, ठीक है बेटा? Yes, sir. Thank you, sir. Yes. हाँ, तो कल जो है, और ये नहीं कि कल फिर कोई बहाना मारते हैं, कल तो कंपलसरी है क्लास, और एकदम अच्छे से रिवीजन करो। जो नंबर कम ज्यादा आएगा मुझे पता रहना चाहिए बेटा, मेन मकसद ये है, जो पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ रहे हो तो कहीं डिफरेंस आ रहा, कुछ आ रहा तो उसको दूर किया जाएगा, इसलिए। और कोई ऐसा नहीं कि इसमें जो है ऐसा कुछ फाइनल वो हो जाएगा, लेकिन हमें पता तो रहना भी चाहिए ना कि कितना बता रहा हूँ, कितना कर रहे हो, और कहाँ कहाँ पे कितना हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा, कहाँ क्या और जरूरत है, उसको भी करेंगे।